अब ये थर्ड है स्लाइड, थर्ड लेक्चर। इसमें ये बताया हुआ है अर्थमेटिक ऑपरेशंस के बारे में बताया हुआ है किस तरह से यूज़ करते हैं मैटलैब में। अब जैसे यहाँ पे सिंपल दिया हुआ है अर्थमेटिक ऑपरेशन, इसमें परफॉर्म कैसे करेंगे ये है। ये मेरे पास एक्सप्रेशन दी हुई है 3 और यहाँ पे दिया हुआ है रेडिकल 5 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1। अब इसको मैटलैब में कैसे लिखेंगे, तुम जाओ साइड में, तुम यहाँ पर हो और तुम यहाँ पर, ठीक है। ये एक्सप्रेशन भी देखते रहो। उसमें क्या लिखा हुआ है 3 जो है हमारे पास, अब 3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 5 और माइनस 1 से, ठीक है। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, ये जो पूरी एक्सप्रेशन है ऊपर वाली इसके साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी 3 मल्टीप्लाई के लिए क्या लगाते हैं स्टार, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट के लिए लिखते हैं, यहाँ पे स्क्वायर रूट है ना, तो स्क्वायर रूट के लिए SQRT, ठीक है। स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 1, ठीक है। ये ऊपर वाली एक्सप्रेशन मैंने लिख दी इसकी। उसमें क्या कह रहा है 3 को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 1, तो ये इस तरह से लिख दी। मल्टीप्लाई का साइन ज़रूर लगाना है स्टार, क्योंकि इसके बिना ये मल्टीप्लाई करेगा नहीं। डिवाइड अब लिखूँगी, डिवाइड के बाद क्या करना है, ये होल स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ पे जो है स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 1 इसका होल स्क्वायर, तो इसको कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 1 और इसका भी होल स्क्वायर रूट से लिखते हैं, ये पावर देके जो कैप होती है ये स्क्वायर करके लिख दिया, ठीक है। अब ये पूरी एक्सप्रेशन हो गई। 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा था तो मैंने 3 को मल्टीप्लाई करके लिख दिया उस पूरी के साथ जो भी रेडिकल 5 माइनस 1 थी, और नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये पूरा लिख दिया। माइनस 1, तो माइनस 1 रह गया, वो उसको इस तरह से लिख दो, तो इसको एग्जीक्यूट करके दे देगा इसका आंसर, ठीक है। आंसर क्या आ रहा है -0.6459, यहाँ पे नोट्स में भी यही है -6.049, सही है। उसके बाद सेकंड है क्वेश्चन, सेकंड है यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करना है। कह रहे हैं कि एरिया कैलकुलेट करना है जो कि इक्वल होता है पाई r स्क्वायर के और विद r इक्वल ये। अब एरिया का सबसे पहले फार्मूला देखना है, अगर फार्मूला कोई हम लोग को करना है यहाँ पे एग्जीक्यूट, तो उसके लिए हमें सारी वैल्यूज़ चाहिए होती हैं। जैसे एरिया तो यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेगा ये, ठीक है। अब वेरिएबल के अंदर हो क्या रहा है, वेरिएबल के अंदर एक पाई है, ठीक है। पाई की भी वैल्यू इसमें स्टोर हुई हुई है सॉफ्टवेयर में, ठीक है। तो पाई की वैल्यू ये वहाँ से उठा लेगा, लेकिन आर की वैल्यू इसको चाहिए, ठीक है। आर की वैल्यू पहले इसको देनी पड़ेगी, मतलब हम इसको कहेंगे कि आर की वैल्यू ये है, उसके बाद ये फॉर्मूले को एग्जीक्यूट कर लेगा, ठीक है। सबसे पहले मैं लिख के दिखा देती हूँ एरिया नाम का मैंने वेरिएबल बनाया और उसको क्या कर रहे हैं, पाई को इसमें इस तरह से लिखते हैं PI करके। पाई मल्टीप्लाई हो रहा है आर के स्क्वायर से, तो पाई के बाद मैं लिख दूँगी यहाँ पे आर और उस पर कैप लगा के स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर के मैं एंटर करती हूँ, तो ये कह रहा है कि अनरिकॉग्नाइज्ड फंक्शन और वेरिएबल आर। तो ये कह रहा है कि इस फंक्शन को ये समझ नहीं पा रहा है क्योंकि इसमें आर क्या है, मतलब वो कह रहा है आर की वैल्यू क्या है। पाई को तो ये समझ गया क्योंकि इसके पास स्टोर हुई हुई है इसकी वैल्यू, लेकिन ये आर को समझ नहीं रहा। तो इसके लिए हमें आर की पहले वैल्यू देनी होगी जो कि उसमें दी हुई है सर ने वैल्यू। आर की वैल्यू क्या है, पाई 1/3 माइनस 1। तो आर इक्वल है, मैं इसको बता देती हूँ कि आर की वैल्यू ये है, ठीक है। क्या लगा भाई है, आर इक्वल है पाई के बाद पावर दी हुई है पाई की 1/3, तो 1/3 को मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ 1/3, ठीक है। पाई की पे 1/3 और फिर -1, मैंने इसको बता दिया पाई की वैल्यू ये है, ठीक है। तो इसने पाई की मैंने इसको बता दिया आर की वैल्यू ये है, तो इसने आर की वैल्यू क्या है कि सॉल्व करके यहाँ पे इसका आंसर दिया कि आर की वैल्यू ये आ गई हमारे पास, ठीक है। अब मैं इस फार्मूले को एग्जीक्यूट करती हूँ, जो ऊपर फार्मूला मैंने लिखा था ये वाला, ठीक है। अब इसको मैं करूँगी रन, तो ये हो जाएगा, क्योंकि पहले इसके पास क्या आ रहा था, इसके ये कह रहा था पहले कि आर की वैल्यू नहीं है कोई भी,
तो अब मैंने इसके आर की वैल्यू यहाँ पे दे दी, ठीक है। तो फिर यहाँ से ये आर की वैल्यू उठा लेगा और फिर ये जो भी फार्मूला मैंने लिखा है पाई आर स्क्वायर, ये इसको एग्जीक्यूट कर देगा और ये आंसर दे देगा, ठीक है। इस वेरिएबल का नाम क्या है? एरिया। बाकी वो जो मैंने पहले जब बनाया नहीं था कोई भी वेरिएबल, तो उसका क्या नाम आ रहा था? आंस आ रहा था। तो डिफ़ॉल्ट वेरिएबल आंस होता है। अगर आप कोई वेरिएबल नहीं बनाते तो आंस लिखा हुआ आता है, लेकिन अगर आप वेरिएबल बनाते हो जैसे मैंने बनाया हुआ तो उसका नाम ही आता है। उसके बाद आगे स्लाइड्स में दिया हुआ है, स्लाइड्स में भी यही आंसर है इसका 0.6781। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि ई पावर अगर 3 हो जाए तो उसको कैसे लिखेंगे। स्क्वायर वगैरह को मैं कैसे लिख रही हूँ, जो भी पावर दी हुई है मैं उसको इस कैप के साथ लिख रही हूँ, ठीक है। ये कैप देकर मैं पावर लिख रही हूँ, लेकिन अगर ई लिखा हुआ आ जाए तो एक्सपोनेंट को मैं कैसे लिखूँगी? E3 आ जाए तो उसके इस तरह से लिखते हैं एक्सपोनेंट EXP3, ठीक है। तो वो इस तरह से समझेगा। सॉरी, ये मैं लिखेंगी EXP और ये 3, ठीक है। एक्सपोनेंट 3 का फिर ये आंसर दे देगा। और ये जो पावर है इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कैप देकर लिखा हुआ है ना 1/3, तो यहाँ पे ये कैप की जगह EXP लिख दो और 1/3 लिख दो, तो ये ऐसे भी समझ जाएगा। और अगर ई लिखा हुआ है ना, जैसे यहाँ पे तो ई लिखा हुआ है खाली, तो उसको इस तरह से करते हैं कि एक्सपोनेंट फिर 3, इस तरह से लिखते हैं। उसके बाद दिया हुआ है, इसका आंसर भी यही है 20.08। फिर दिया हुआ है लॉग दिया हुआ है ln e⁻3। अब इसको कैसे लिखना है, मैं इसको क्लियर कर दूं पहले, या इसको होम कर देते हैं, तो ये क्या करेगा? होम से टॉप पर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर नहीं किया मैंने, मैं अगर CLC करती तो क्या होता है, ये सारा भी रिमूव हो जाता, लेकिन मैंने होम किया तो होम से ये टॉप पर लेके चला गया कर्सर को। अब क्या करूँ? ln e⁻3 करना है, ठीक है। तो मैं ln के लिए क्या लिखूँगी? log e⁻3 है, ठीक है। तो ई के लिए मैंने क्या बताया था? एक्सपोनेंट लिखते हैं और उस पर क्या है? 3 दिया हुआ एक्सपोनेंट, तो ये इसको कर देगा, आंसर दे दिया इसने, ठीक है 3। यहाँ पे भी आंसर 3 ही होगा, ठीक है। उसके बाद है log 10 और e⁻3, ठीक है, एक्सपोनेंशियल 3। इसको कैसे लिखेंगे? इसको भी ऐसे ही लिखना है log, ये जो बेस में दी हुई होती है वैल्यू, इसको लेकर आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, लॉग के साथ लेकर आ जाते हैं। और ln तो लिख दिया मैंने, लॉग की बेस भी लिख दी साथ में, ठीक है। अब क्या रह गया अंदर जो ब्रैकेट में दिया हुआ है e⁻3, उसको कैसे लिखेंगे? एक्सपोनेंशियल 3 करके, ठीक है। सिंपल, जैसे हम कैलकुलेटर को एक एक चीज़ समझाते हैं उस तरह से ही लिखना है इसमें। अब यहाँ पे ln पावर 5 दिया हुआ है। अब इसमें क्या है, यहाँ पे पावर तो दी हुई है 5, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ई नहीं लिखा हुआ, तो ये वाली पावर देने के लिए आप क्या कर सकते हो? कैप यूज़ कर सकते हो। जैसे ये पावर दी हुई है ना, सिंपल EXP भी कर सकते हो, लेकिन ये वाला ज़्यादा सही है, क्योंकि इस तरह ये जो नंबर दिया हुआ है ना, बेस भी दी हुई है इसकी, तो इसके साथ पावर जो लगानी है, जो भी नंबर है, जैसे 10 की पावर 5 है तो 10 लिखो और फिर उसके साथ 5 लिखो। जैसे इस वाले को कैसे करेंगे? log 10 और क्या लिखा हुआ था? 10 पावर 5 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या करूँ मैं? 10 और पावर 5। अगर ई की पावर 5 हो ना तो फिर एक्सपोनेंट लगा दो, वरना ये इस तरह से हो जाएगा। बाकी आगे ये इसका थोड़ा सा सॉल्व किया हुआ है। इसमें क्या किया हुआ है? 3x = 17। अब मैं क्या करूँगी? अगर मैं यहाँ पे मैटलैब में लिख दूँ 3x = 17, तो ये मुझसे बोलेगा कि x की वैल्यू क्या है, ठीक है, क्योंकि इसको वैल्यूज़ चाहिए होती है। जैसे मैंने अभी किया था पाई r², तो इसको r की वैल्यू समझ नहीं आ रही थी उसमें, तो यहाँ पर इसको x की वैल्यू समझ नहीं आएगी कि x क्या है यहाँ पर। इसके लिए थोड़ा सा ये सॉल्व करना किया हुआ है ताकि x की वैल्यू आ जाए, ठीक है। x की वैल्यू आ जाएगी तो ये फिर एक्सप्रेशन चल जाएगी इसमें। x की वैल्यू कैसे निकाली है कि 3x = 17, तो हम लोगों ने log ले लिया बोथ साइड पे, log ले लिया बोथ साइड पे, तो ये बन गया log 3 पावर x = log 17, ठीक है। अब log की प्रॉपर्टी होती है, जो पावर होती है वो बेस बन जाती है, तो x जो है यहाँ पर 3x है ना, तो ये पावर जो है इसकी बेस बन जाएगी, x यहाँ शुरू में आ जाएगा और log 3 सेम आ जाएगा = log 17। अब x की वैल्यू अगर मुझे फाइंड करनी है तो x इधर ही रहेगा, log 17 भी इधर रहेगा, log 3 जो है वो मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई? log 17/log 3,
ठीक है, ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। अब अगर मैं 3 पावर x लिखूँ, 3 पावर x लिखती हूँ, 3 पावर x, ठीक है, जाओ 3 पावर x। तो ये कह रहा है कि अनरिकग्नाइज वेरिएबल x, ठीक है, इसको x की वैल्यू नहीं पता है, कह रहा है x की वैल्यू बताओ। x की वैल्यू अभी हमने सॉल्व की है, जो उसमें सॉल्व हुआ हुआ है उसमें क्या लिखी हुई है वैल्यू, x इक्वल log 17 अपॉन log 3, ठीक है। तो x इक्वल हो जाएगा यहाँ पे log 17 डिवाइड log 13। तो मैंने x की वैल्यू इसको ये दे दी, सॉरी log का जी नहीं लिखा मैंने, ये दे दी मैंने log 17 और log 13। यहाँ पे ब्रैकेट भी लगा लो इसके साथ, ठीक है। ये मैंने x की वैल्यू दे दी, इसने x की वैल्यू का आंसर निकाल दिया कि इसका आंसर ये होगा। अब अगर मैं फॉर्मूला वो वाला लगाऊंगी 3 पावर x, तो ये इसको एग्जीक्यूट करके दे देगा, क्योंकि इसके पास x की वैल्यू आ गई है, ठीक है। हाँ ठीक है, 3.33 समथिंग समथिंग, यहाँ पे कुछ और आ रहा है। अच्छा ये log 3 है, मैंने 13 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे 3 लिखेंगे ना तो फिर ये आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट दिया, अब नेक्स्ट है कैलकुलेट करना है sin π/6। इसको किस तरह से करना है ये बताया हुआ है। साइन लिखेंगे, ठीक है, और π/6 को किस तरह से लिखेंगे, पाई को हम मतलब ऐसे लिखते हैं PI करके, ठीक है, और डिवाइड सिंपल 6 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे लिख कर देखेंगे ना तो ये खुद ही आ जाएगा। उसके बाद sin स्क्वायर π/6 एक वाला करके देखते हैं। ये आ गया, किधर है, ये वाला क्वेश्चन करना है, ये वाला क्वेश्चन करना है, ठीक है। sin स्क्वायर π/6, साइन स्क्वायर को इस तरह से लिखना है, sin स्क्वायर π/6। तो π/6 जो है, पहले एंगल लिखेंगे पाई डिवाइड 6 और एंगल के ऊपर स्क्वायर, ठीक है, और प्लस कॉस के बाद एंगल π/6 और उसका स्क्वायर, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा। सॉरी मैंने ब्रैकेट नहीं लगाई, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट नहीं लगाई साइन के बाद, ये ओपन भी होगी फिर क्लोज होगी, 1, ठीक है। इसका आंसर 1 ही आता है वैसे, इसका आंसर 1 आ गया। उसके बाद मैटलैब में कह रहा है कि मैटलैब में ये इमेजनरी जो होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको किस तरह से ये पता करता है कि ये कॉम्प्लेक्स है या नहीं। 5 के साथ अगर मैं यहाँ पे 2 + 5 आयोटा, अगर मैं 5 के साथ आयोटा लिख दूँगी यहाँ पे तो ये इसको कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेगा। अगर मैं लेकिन अगर मैं 2 + 5 मल्टीप्लाई के साथ आयोटा लिखूँगी तो वो इसको आई एज अ वेरिएबल लेगा, ठीक है, और आई की वैल्यू हमें देनी होगी। करके देख लेते हैं। 2 पहले लगाते हैं 2 + 5i, ये इसको आयोटा ले रहा है अभी, ठीक है, लेकिन मैं इसको मल्टीप्लाई यहाँ पे लगा दूँ बीच में, जबकि ये हो मल्टीप्लाई रहा है, तो ये इसको अभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही ले रहा है। खैर पता नहीं क्या है, फिर क्या डिफरेंस है दोनों में। यहाँ पर ऐसा होगा कि आई की वैल्यू अगर मैं दूँ 3 चला, तो फिर इसको चलाते हैं 17 और इसको चलाते हैं, ठीक है। आई को यहाँ पे वेरिएबल ले रहा है, जैसे पहले मैंने यहाँ पे मैंने क्या किया, आई को मैंने वैल्यू दे दी 3, ठीक है। उसके बाद मैंने ये वाली जब कमांड रन करके देखी तो इसमें क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है आई के साथ, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है आई के साथ, तो आंसर क्या आ रहा है 17। ये आई की वैल्यू यहाँ पे 3 रख रहा है जो मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज़ करवाई है, तो 3 को मल्टीप्लाई कर रहा है 5 से, जो आंसर आ रहा है उसको ऐड कर रहा है 2 में, तो इस तरह से ये आंसर दे रहा है। लेकिन ये जो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई नहीं लगाया आई के साथ, तो ये यहाँ पे आई को आयोटा ही ले रहा है और उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बनाकर दे रहा है। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, एक रियल पार्ट लिख दिया इसने और एक इमेजनरी पार्ट लिख दिया, और ये 4 डिजिट जो आ रहे हैं ये हमारे पास शॉर्ट मेथड है,
इसलिए आ रहे हैं। आउटपुट मेथड जो है वो शॉर्ट लिया हुआ है मैंने, तभी डेसिमल के बाद 4 डिजिट आ रहे हैं। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है कि वो इसको वेरिएबल ले रहा है, और अगर मल्टीप्लाई का सिंबल लगाओ तो वो वेरिएबल ले लेगा, वरना वो उसको आयोटा लेगा। कंप्यूट द फॉलोइंग, इसको सिंपल यही करना। तो फिर देख लो यहाँ से ही कि 1+3 आयोटा है, इसको लिख दिया 1+3 आयोटा करके, ठीक है, ब्रैकेट के साथ, फिर डिवाइड लगाया 1 - 3 आयोटा। तो ये इसको कॉम्प्लेक्स नंबर है, सॉल्व करके दे देगा। इसको यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर ही लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि यहाँ पे 3 के साथ आयोटा लगा हुआ है और कोई मल्टीप्लिकेशन का सिंबल नहीं है बीच में, तो इसको ये कॉम्प्लेक्स ही लेगा। इसको मैथमेटिकली भी सॉल्व करके देखा हुआ है कि आंसर क्या आएगा, तो ये आंसर और ये आंसर सेम आया हुआ है। अब है e पावर आयोटा π/6। इसको किस तरह से लिखना है? e हम लोगों को e के लिए क्या लिखते हैं? एक्सपोनेंट ही करके देख लेते हैं। CLC एक्सप्रेशन क्या है? e आयोटा, e के लिए एक्सपोनेंट, आयोटा सेम, और π/6। तो π/6 से आयोटा पाई से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, और 6 से डिवाइड हो रहा है। तो आयोटा का मल्टीप्लाई कर दिया पाई से और डिवाइड कर दिया 6 से, ठीक है। तो ये इसका आंसर देगा 4.